WazirX और बाइनेंस के बीच इस वक्त चल रही कंट्रोवर्सी की वजह से पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री इस वक्त शॉक में। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तो इसको लेकर परेशान नहीं, पर सबसे बड़ा सरदर्द इस वक्त क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, एक्सचेंज यूजर्स हिल रहे हैं एंड समझ नहीं पा रहे कि भाई ये क्या चल रहा है इस वक्त। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसके आप कह लें कि अराउंड 1.5 करोड़ यूजर्स है, उसके फंड्स ईडी सीज कर देता है एंड तभी उसकी सो कॉल्ड ओनर फर्म बाइनेंस ये कह देती है कि भाई WazirX हमारी कंपनी है ही नहीं, हम इसको ओन ही नहीं करते। एंड दोनों फर्म्स के सीईओ आपने देखा ट्विटर पर झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं एंड वो यूजर्स जिनका पैसा WazirX के थ्रू क्रिप्टोज में लगा हुआ है वो लॉस में क्रिप्टो बेच रहे हैं एंड पूछ रहे हैं कि भाई हम क्या करें, ऐसे में हमारी क्या गलती है कि एक्सचेंज तो बंद नहीं हो जाएगा। एंड सिर्फ WazirX ही नहीं बल्कि दूसरे मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज जो है आप कह लें CoinSwitch, CoinDCX, इनके जो यूजर्स है वो भी टेंशन में आ गए कि अगर WazirX के साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो भाई दूसरे एक्सचेंज भी है, उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। मतलब इंडस्ट्री में हर तरफ एक डर, एक स्ट्रेस इस वक्त देखा जा सकता है एंड इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कॉज इसमें आज मैं आपसे इसी WazirX बाइनेंस कंट्रोवर्सी पर बात कर रहा हूं। इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी की असल वजह क्या है, इससे इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, WazirX यूजर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, कहीं एक्सचेंज पर तो इसकी वजह से कोई खतरा नहीं है एंड इन केस कोई भी एक्सचेंज कभी भी बंद होता है तो क्रिप्टोज किसके होते हैं, यूजर्स के होते हैं या फिर एक्सचेंज के। एंड इस पर मेरे साथ है क्रिप्टो एजुकेटर एंड बिटकॉइन फाउंडर काशिफ रजा एंड आज का ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वॉच टिल द एंड। वेलकम टू अनकट काशिफ। WazirX बाइनेंस कंट्रोवर्सी की वजह से एज आई सेड पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री शॉक में है एंड आप जरा यूजर्स को ये समझाएं कि ये कंट्रोवर्सी की असल वजह क्या है एंड क्यों बाइनेंस ने कह दिया कि WazirX को वो ओन ही नहीं करते, इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है इस वक्त। बेसिकली क्या है कि WazirX और बाइनेंस, अगर आपने देखा होगा, WazirX 2018 में आई थी इंडिया के अंदर, जब खासकर उस टाइम पे आई थी जब क्रिप्टो जो है उसके ऊपर RBI का बैन लग गया था कि कोई भी बैंक है वो क्रिप्टो कंपनीज को सर्विसेज नहीं देगा। ठीक है, उस जमाने में मुझे याद है कि WazirX, क्योंकि निश्चल शेट्टी उसको लॉन्च करते हैं और निश्चल शेट्टी का एक अच्छा बैकग्राउंड था। निश्चल शेट्टी का फोर्ब्स का 30 अंडर 30 की लिस्ट में थे और निश्चल शेट्टी का एक और इम्पोर्टेंट योगदान क्राउड फायर एक बहुत सक्सेसफुल एप्लीकेशन थी, प्लस निश्चल शेट्टी का एक काफी अच्छा टेक्निकल बैकग्राउंड भी था, तो एकदम क्रेडिबिलिटी थी कि यार एक आदमी आया और उसने P2P उस टाइम पे लेके आए थे। वो P2P था कि जब बैंकिंग सर्विस बंद हो गई तो P2P एक तरीका था जिसके थ्रू आप USDT को बाय कर सकते थे अगर आप दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा कराएं। तो WazirX क्या था, एस्क्रो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। तो वो एक ऐसा सोल्यूशन निकला जिसको इमीडिएटली पहले WazirX ने सोल्यूशन निकाला, फिर बाकी सारों ने थोड़ा थोड़ा ट्वीक करके उन्होंने भी फॉलो किया। तो एक तरीके से ये लीडरशिप पोजीशन कोई आदमी जब कोई इनोवेट करता है तो क्या होता है, इंडस्ट्री उसे लीडर मांगने लगती है कि अच्छा इसकी इनोवेशन लीडरशिप थी। तो ये लीडरशिप की वजह से काफी एस्टैब्लिश हो गया, एक्सचेंज अच्छी कर रही थी। और 2019 में अचानक ये न्यूज आई कि WazirX को बाइनेंस ने बाय कर लिया। अब वो फिगर तो उस टाइम नहीं आई थी मार्केट के अंदर कि कितने में बाय किया, पर ये फिगर 2019 में ये आई थी कि एक्वायर कर लिया। उस टाइम पे लोगों को काफी शॉकिंग भी लगा क्योंकि WazirX एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी थी और शायद ही कोई ऐसा इन्वेस्टर होता जो उनको फंडिंग नहीं देता, तो क्यों उन्होंने बाइनेंस को सेल कर दिया। तो 2019 में ये खबर आई थी, सारे लोग यही सोचते थे कि WazirX बाइनेंस की ही कंपनी है, लेकिन ये अब पता लगा कि बाइनेंस की कंपनी, बाइनेंस ने ओपनली जब ट्विटर पे बोल दिया कि WazirX जो है उनकी कंपनी नहीं है। इसने शॉक वेव भेज दी इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जो क्रिप्टो में होगा और उसे ये यकीन ही नहीं हुआ कि अचानक CZ ने, जो बाइनेंस के फाउंडर है, उन्होंने ऐसा क्यों करा। काशिफ, ये CZ ने कहा कि बाइनेंस WazirX को ओन नहीं करता, मतलब ये ईडी रेट्स के बाद ही ऐसा क्यों कहा, ये भी सवाल उठ जाता है। एंड एज यू सेड कि भाई आप गवर्नमेंट एजेंसी से बचना चाह रहे हैं एंड ये बात आप आपस में बैठ के भी कर सकते थे। ट्विटर पर क्लैश बड़ा स्ट्रेंज है कि आप मतलब क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए, जब आप लीडर हैं मार्केट में, फिर क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं पूरी कंट्रोवर्सी लेके आके। अब इसको काफी तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि आप देख रहे होगे कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ईडी की, अब ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ज़ेनमाई लैब के जो 68 करोड़ जो फ्रीज हुए, तो इसको ऐसा भी काफी सारे लोग देख रहे हैं कि क्यों 5 अगस्त को ही CZ ने ये ट्विटर पे डाला, जो बाइनेंस का फाउंडर है,
भाई अगर डील नहीं हुई थी और वो वजीर एक्स डील में सपोर्ट नहीं कर रहा था और वो खुश नहीं थे, तो पहले अनाउंसमेंट क्यों नहीं करी उन्होंने? 5 को ही क्यों करी जब सुबह को ईडी की प्रेस रिलीज होती है, शाम को आप ट्वीट्स कर देते हो? तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आप अपना दामन को बचाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि पलड़ा झाड़ना चाह रहे हो कि यार नहीं छोड़ो यार, ये जो कुछ हो रहा है मैं इसमें से निकलता हूँ। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ना, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जो ईडी ने कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स तो है ही, उन लूपहोल्स को दे हैव ट्राइड टू फिगर आउट। उस इन्वेस्टिगेशन में ईडी का कहना है कि ना तो उन्हें वजीरेक्स से सपोर्ट मिल रही है, ना बाइनेंस से सपोर्ट मिल रही है। अब बाइनेंस अगर वजीरेक्स को डिसोन कर देगा तो वो उसकी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये कोशिश कितनी सक्सेसफुल है ये देखने वाली बात है, क्योंकि जनता को ये बात हजम नहीं हो रही है कि तुमने 5 तारीख ही क्यों चुनी, आगे क्यों नहीं चुना, पीछे क्यों नहीं चुना। और कहीं ना कहीं ये जो ट्विटर पे ये कम्युनिकेशन से लोग यही कह रहे हैं कि ही इज ट्राइंग टू जस्ट सेव और स्टे अवे फ्रॉम इट। जबकि सीजी ने बोला है कि दे विल डेफिनेटली, जो बाइनेंस जितना सपोर्ट कर सकेगा, अगर उनकी कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट होगी, कहीं पे उनको इंक्वायरी में अगर ईडी की हेल्प करनी होगी, तो दे आर विलिंग टू डू दैट। बट अभी तक तो ईडी ने की जो प्रेस रिलीज से यही पता लगता है कि बाइनेंस भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और इधर से वजीरेक्स ने भी सपोर्ट नहीं करी। तो ऑल इन ऑल इट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल। दोनों की आपने ट्विटर पे, मैं उस पर डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन इधर से बाइनेंस का कहना है कि जो डेली ऑपरेशंस थे, जो केवाईसीज थी, साइन अप्स थे, और जो डे टू डे जो चीजें थी, वो सारी की सारी वजीरेक्स कंट्रोल करता है और उसके पास उसका कंट्रोल नहीं है। वजीरेक्स का कहना है कि सब कुछ कंट्रोल जो है वो बाइनेंस का ही है। सिर्फ जो INR टू क्रिप्टो जो ट्रेडिंग होती है, उसका लाइसेंस बाइनेंस ने उनको दिया हुआ है ज़ेनमाई लैब्स को, कि INR टू क्रिप्टो जो वाला है, INR पेयर वाला, वो आप देखो, बाकी क्रिप्टो टू क्रिप्टो और जो चीजें बाकी हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो INR टू क्रिप्टो जो वो ज़ेनमाई लैब को लाइसेंस दिया हुआ है बाइनेंस ने, तो वो वाला जो कमीशन है, so they get some commission on that and the profit goes to Binance, and similarly crypto to crypto का सारा earning जो है वो Binance को जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ट्विटर पे हमने देखा कि इस तरीके से ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्लैरिफिकेशंस और और जिसमें सीजी ने ये भी बोला कि हम वजीरेक्स को बंद भी कर सकते थे, हमने किया नहीं यूजर्स के इंटरेस्ट में, और ये सब चीज़ें निकल के आ रही। इससे पता लगता है कि कंट्रोल था बाइनेंस के पास भी, ऐसी बात नहीं कि उनके वो कंट्रोल नहीं था। अब उसमें ये भी निकल के आया कि सीजी का ही कहना है कि इन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसफर नहीं करी। इसमें वजीरेक्स का कहना है कि जो INR टू क्रिप्टो पेयर है वो ज़ेनमाई लैब एक कंपनी है, उसके पास लाइसेंस है। ज़ेनमाई ने वजीरेक्स इनको भेज दिया था, लेकिन INR टू क्रिप्टो को करने के लिए इन्होंने बस बना, भाई कोई चीज़ मैंने आपको भेज दी, अब मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है। अब फिर आप मुझे कहते हो यार ऐसा है कि चलो मैंने खरीद तो सब ली, ये INR टू क्रिप्टो वाला तुम ही रन करते रहो, ठीक है, और इसका मैं तुम्हें कुछ फीस दे दूंगा इसको करने की। अब INR टू क्रिप्टो अगर मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको कंपनी बेची, आपने मुझे वापस से एक लाइसेंस इशू कर दिया कि यार INR टू क्रिप्टो वाला आप देख लो। अब अगर मैं वो देख रहा हूँ और उसमें मुझे कोई कमीशन मिल रही है, तो अब आप ये कह रहे हो कि ज़ेनमाई लैब पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं। तो हाँ, ज़ेनमाई लैब में आपका कोई स्टेक नहीं है, और अगर आप ज़ेनमाई लैब के अंदर भी स्टेक चाहते हो तो निश्चल का कहना है कि उसको बाय कर लो, उसमें इक्विटी बाय कर लो, आओ टेबल पे बैठो। तो ये काफी खिचड़ी भी है, और इसमें वजीरेक्स की भी गलती है कि इन्होंने इतना 3 साल से इतने केओस में क्यों जी रहे थे। इनकी भी गलती है कि इन्होंने कम्युनिकेशन पहले क्यों नहीं करी, किस दिन का वेट कर रहे थे, जब इनको ये नहीं पता था कि एक दिन जब तुम शार्डियम तुमने लॉन्च कर दिया, जैसे निश्चल के साथ गलती क्या हुई है, निश्चल ने वजीरेक्स चलते में शार्डियम लॉन्च कर दिया, और उधर से जो उनका दूसरा को फाउंडर था वो अपनी गेमिंग स्टार्टअप में चले गए। जनता इंडिया में ये देख रही है कि यार जो फाउंडर है वो अचानक L1 ब्लॉकचेन करने लगा,
उधर से वो गेमिंग में चला गया। तो लोगों को उस दिन भी कंफ्यूजन हुई थी कि या तो पूरा एग्जिट लो, ये पार्शियल एग्जिट क्या होता है, क्योंकि अचानक आप एक्सचेंज चला रहे थे और एक्सचेंज चलाते चलाते आप प्रोजेक्ट करने लगे, तो लोगों को उस टाइम भी बड़ी कंफ्यूजन हुई थी। आपका फोकस भी तो डाइवर्ट होता है ना, कि एक आदमी एक्सचेंज चलाते चलाते कुछ और करने लग गया और एक्सचेंज वहीं की वहीं खड़ी है, और उधर से उनका दूसरा को फाउंडर भी चला गया। तो इस तरह की स्थिति क्यों आपने पनपने दी? अगर आपको ये स्थिति आपने जब पनपने दी, तो इसकी जिम्मेदारी आप पे भी आती है कि आपका बायनांस के साथ गड़बड़ चल रहा था मामला। ये तो क्लियर है कि आपकी ये आज की कहानी थोड़ी ना है, तो काफी दिनों से चल रहा था। तो आपने इसको क्यों चलने दिया? इसको पब्लिक में लाके इसको पहले ही अनाउंस कर देते। फाइन काशिफ, यहाँ पर दूसरी बात वैसे ये भी आती है कि निश्चल ने शार्डियम लॉन्च कर दिया, फिर बीच में बात भी आई थी कि वज़रएक्स के जो दोनों को फाउंडर्स हैं वो दुबई शिफ्ट हो गए एंड सिद्धार्थ गेमिंग मार्केट प्लेस बनाने में लग गए। इंडिया में क्रिप्टो पर टैक्स लगा, TDS लगा दिया गया। तो क्या इस वजह से बाइनेंस ने तो ऐसा नहीं किया है कि अब CZ ने वज़रएक्स में कह दिया कि भाई हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम ओन ही नहीं करते इनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, दोनों इंडिपेंडेंट थे, कोई इनके एम्प्लॉय तो थे नहीं, उनके पास वो लाइसेंस था, वो वज़ीरेक्स को चला रहे थे, आईना टू क्रिप्टो पेयर चला रहे थे। टेक्नोलॉजी जो वॉलेट सर्विस और क्रिप्टो टू क्रिप्टो ये सब बाइनेंस के पास था, राइट। तो काफी सारी चीजें बाइनेंस का ही कंट्रोल था, कुछ चीजों पे इनका कंट्रोल था। अब वो आपस में एक दूसरे को प्रूफ करने में लगे हैं ट्विटर पे। ये तो डॉक्यूमेंट से प्रूव होगा, जब कागज पब्लिक में आएंगे ना तभी प्रूव होगा। काशिफ, आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की कि तो पेपर्स में तो मतलब प्रूफ होगा ही, दोनों में से एक तो सही बोल ही रहा होगा। एंड यूजर्स ऐसे में क्या करें? मतलब एक तरफ पूरी मार्केट डाउन है, टैक्स है, TDS है, बियर मार्केट है, पोर्टफोलियो डाउन है, एंड अब ये पूरी कंट्रोवर्सी, मतलब करोड़ों क्रिप्टो यूजर्स को कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है कि आगे क्या होगा। तो ऐसे में यूजर्स क्या करें? यार, यूजर का तो कॉन्फिडेंस सबसे लो पे चला ही गया ना। मतलब एक बंदा उसे डिसोन कर रहा है, एक आदमी उसको प्रूफ करने में लगा हुआ है कि नहीं इसका रियल ओनर ये है, वो कह रहा है नहीं मैं तो ओनर ही नहीं हूँ। तो यार ऐसी सिनेरियो के अंदर और मीडिया के अंदर इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी और ED की इन्वेस्टिगेशन, दो फाउंडर्स के बीच में लड़ाई, एक यूजर के माइंडसेट से आप देखिए उसका कितना कंसर्न होगा इस वक्त। तो इसमें यूजर सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर है वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे, बेयरिश मार्केट थी, काफी सारे लोगों ने कैश में निकल गए होंगे बेच के, मतलब उन्होंने लॉस खाया होगा, निकल गए होंगे। कितना अफसोस की बात है कि देखिए कभी भी कॉर्पोरेट की जगत की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ऐसे पब्लिकली नहीं लड़ी जाती। ये तो यही बात हो गई कि कल को सपोज करिए कि अंबानी में और अडानी में कल को कुछ बात हो जाए तो और अंबानी अडानी ट्विटर खेलने लगे, या कोई दो बैंक आपस में भिड़ जाए, ठीक है। या आपने अभी देखा होगा कि जो आपने अभी ये लड़ाई देखी होगी अमेज़न और बिग बाजार वाली जो लड़ाई थी, राइट, फ्यूचर ग्रुप की जो लड़ाई थी। अब सपोज करो कि जेफ बेजोस और किशोर बेयानी जो है, राइट, जो उसके फाउंडर है, तो वो दोनों आपस में ट्विटर खेलने लग जाए। यार ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब आई रियली डोंट नो कि इससे ये क्यों नहीं होता है, इसकी वजह समझिए। इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये जो लड़ाई होती है इसकी वजह से जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है आपका, वो जब आपकी पब्लिकली लड़ाई देखता है उसको बेचारे को समझ नहीं आता, तो वो नुकसान में जाता है। तो इसीलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट भी एक कोई चीज होती है, और वो कोड ऑफ कंडक्ट क्रिप्टो में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यहाँ कोई रेगुलेटर तो है नहीं, सब अपनी मनमानी पे चल रहे हैं, इसीलिए तो यार ये बोला गया था कि यार डे 1 से ये बोला जा रहा है कि रेगुलेशन लेके आओ। इंडिया के अंदर क्या फॉरेन एक्सचेंजेस काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इंडियन एक्सचेंजेस काम कर सकती हैं तो क्या लाइसेंस होना चाहिए? उनकी कंपनीज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? अगर कोई बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो कितना कर सकती है? क्या पूरा बाय आउट कर सकती है? KYC कहाँ पे स्टोर होना चाहिए? क्या KYC बाइनेंस के पास स्टोर होना चाहिए या KYC इंडिया के सर्वर पे स्टोर होना चाहिए? यार 50 चीजें हैं कि आपको डे 1 से आप रेगुलेशन नहीं लेके आ रहे, कोई बात नहीं, आप कह रहे हो हमें समय चाहिए। अरे कुछ बेसिक चीजें तो हैं जो आप ला ही सकते थे, खासकर कि विदेशी एक्सचेंजेस क्या यहाँ पे बाय कर सकती हैं विदेशी एक्सचेंजेस? क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो बाइनेंस ने ये बोला कि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जिन के क्रिप्टो वज़ीरेक्स पे वो मेरे यहाँ ट्रांसफर कर दे। आपने ट्वीट देखा होगा। Exactly. मेरा ये कहना है कि वो कितना
खतरनाक ट्वीट है, क्योंकि आप ये बेसिकली काफी सारे इंडियंस हैं जो आज भी फॉरेन एक्सचेंजेस में डील नहीं करते, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि यार फॉरेन एक्सचेंज में डील करने का मतलब फेमा का उल्लंघन हो सकता है। तो आज आप ये एडवाइस कैसे दे सकते हो कि वजीर एक्स से बाइनेंस में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हर एक बंदा ट्रांसफर नहीं करना चाहता। काफी सारे लोग इंडिया की एक्सचेंज पे रख के उनको सेफ फील होता है। ये अच्छी कॉल नहीं है, इससे पैनिक और बढ़ता है। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर यूजर्स बेसिकली। काशिफ, यूजर्स की बात आई तो यूजर्स के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में लोग ये पूछ रहे हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की, जैसा अब ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें सीजी ने बोला था कि वो चाहते तो वजीरेक्स को बंद भी कर सकते थे। तो ऐसे में कहीं एक्सचेंज तो बंद नहीं होता है, मतलब जैसे हालात इस वक्त बन गए हैं, यूजर्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताएं कि वजीरेक्स तो बंद नहीं हो जाएगा, बिकॉज उनका पैसा वहां पर है, उनके क्रिप्टोज वहां पर है। एंड एक बात और कि अगर किसी भी सिचुएशन में कोई भी एक्सचेंज बंद होता है तो उस पर जो क्रिप्टोज होते हैं वो यूजर्स के होते हैं या फिर एक्सचेंज के होते हैं? मैं पहले तो ये आशा करूंगा कि 15 मिलियन का यूजर बेस था वजीरेक्स का, छोटा यूजर बेस नहीं था। 1.5 करोड़ की तो फिगर ये मीडिया की तरफ से थी, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी फिगर पकड़ लो आप, करोड़ से नीचे की फिगर पकड़ लो, 50 लाख की पकड़ लो, ठीक है। देखिए कोई भी एक्सचेंज जो होती है उसके पास आपका क्रिप्टो जो होता है, तो आपके जो क्रिप्टो की प्राइवेट कीज है वो आपके पास नहीं है, तो ओनरशिप एक्सचेंज की है, ठीक है। आपको उसके दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे अगर आपके अपने क्रिप्टो को उनको एक्सेस करना है, ये तो क्लियर हो गया। तो ऐसी सिनेरियो के अंदर दोनों एक्सचेंजेस ये जानती हैं कि अगर उन्हें लॉन्ग रन में इस इंडस्ट्री में काम करते रहना है तो अपनी क्रेडिबिलिटी वो उस हद तक लूज नहीं कर सकते कि यूजर को नुकसान पहुंचे। बाइनेंस को इस इंडस्ट्री में आगे बने रहना है और निश्चल शेट्टी को भी आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस इंडस्ट्री में करने हैं, और इस इंडस्ट्री में एक बार क्रेडिबिलिटी आपकी गई वो वापस रीगेन नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अल्टीमेटली ये तो पूरा इंश्योर करेंगे कि लोगों का पैसा, लोगों का क्रिप्टो मरे ना। यही कारण है कि सीजी ने भी एक ट्वीट किया था कि जिसमें उसने बोला कि यूजर को नुकसान नहीं होने देंगे, यूजर शुड बी रेस्ट अश्योर्ड एंड ऑल दैट। आई रियली डाउट, बट देखिए एक्सचेंज, अगर हमने सेल्सियस वॉल्ट के केस में देखा कि आपका क्रिप्टो वहां पे जो था वो फंस गया, और अब आपका क्रिप्टो जो फंस गया तो फंस गया। अब जब लिक्विडेशन होगी, जब कोर्ट बैठेगा, उसके अंदर डिसाइड होगा, तो इन्वेस्टर को तो सबसे लास्ट में उसका राइट होता है। अगर जो यूजर होता है उसका राइट सबसे लास्ट में होता है कि जब कंपनी बिकवाली पे आती है, कंपनी डूबती है, तो उसमें शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका, सब करने के बाद जो बचता है वो इन्वेस्टर्स को जाता है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर आप उतना ही और पैसा रखिए जितना, मतलब बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आप एक्सचेंजेस का पास्ट में भी हमने नुकसान ये देखा है कि एक्सचेंजेस जब डूबती हैं या खत्म होती हैं तो क्रिप्टो साथ में डूबता है। तो ये तो रिस्क है एक्सचेंजेस के साथ। एक्सचेंजेस की कन्वीनियंस भी है तो एक्सचेंजेस के कुछ इश्यूज भी हैं। फाइन, इट्स लाइक नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टोज। काशिफ, यहाँ पर एक बात और बताएं कि इंडस्ट्री में इंटरनली इस पूरे इशू को लेकर, निश्चल और वजीरेक्स के स्टैंड को लेकर क्या बात चल रही है? मतलब आप सबसे जुड़े हुए हैं, आपकी बात भी स्टेक होल्डर से हो रही होगी, आप बातचीत कर रहे होंगे, तो इंटरनली इस वक्त क्या बातचीत चल रही है, क्या स्टैंड है लोगों का? बात ये निकल के आती है कि निश्चल का लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो प्रूव कर देगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को शायद पब्लिक नहीं करना चाहता, वो सही समय पे वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना चाहता है। इस चीज से छवि दोनों की खराब हो रही है, निश्चल की भी खराब हो रही है, सीजी की इंडिया में छवि कोई खास इम्प्रूव नहीं हो रही इस इंसिडेंट से। तो अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात है कि क्या होता है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी अभी ईडी की है, ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तो इनको ईडी को सपोर्ट करना चाहिए और ये करेंगे भी। दोनों क्लेम भी कर रहे हैं पब्लिकली कि हमारी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। यहाँ तक कि वजीरेक्स के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो बड़े कंसर्न्स हैं, उनकी फैमिलीज कंसर्न फील कर रही है कि जॉब छोड़ने का प्रेशर है। एचआर ने काफ़ी समझाने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मीडिया रिपोर्ट्स में मत जाओ,
वजीर एक्स ने पूरी सपोर्ट करी है ईडी को, और बाइनेंस भी कर रहा होगा। तो यूजर के एंड पे मुझे नहीं लगता कि दोनों कुछ गलत कर सकते हैं। अब ईडी ही पूरी एक्सचेंज फ्रीज कर दे, वो बात अलग है, क्योंकि ईडी को नेशनल इंटरेस्ट या उसकी इन्वेस्टिगेशन उसके लिए जरूरी है। बिजनेसमैन के लिए जरूरी है कि उसको इस धंधे में बने रहना है, तो यार यूजर का तो अब अगर ईडी को उनके आंसर्स को सेटिस्फाई कर दिया उन्होंने, सारे केवाईसी और जो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, तो ये अच्छी खबर है इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल के चलो क्लीन निकल आए। और अगर कुछ इश्यूज आए, कुछ सस्पिशन आए, तो उस समय कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। बट अभी तक तो लग रहा है कि दोनों कॉन्फिडेंट है कि वो ईडी की सारी जितनी इन्वेस्टिगेशन है या उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देंगे। काशिफ, एक तरफ हम बात करते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री बढ़ रही है एंड आगे और बढ़ेगी, बट अभी हमने इंडिया में कॉइनबेस वाला इशू देखा कि वो आने की ट्राई कर रहे थे बट वापस चले गए, एंड ऐसे में ये पूरा जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है, सो क्या लगता है कि इंडिया में कोई इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज रीसेंट फ्यूचर में एंट्री करने की सोचेगा भी? अभी नहीं आएंगे। अब मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई आके किसी एंटिटी को बाय करेगा या इस्टेब्लिश करेगा। कॉइनबेस ऑलरेडी जा चुका है, बाइनेंस आपके सामने है। बाइनेंस का और वजीर का इशू तो खैर थोड़ा डिफरेंट है, बट मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई एक्सचेंज इन 2 एपिसोड्स के बाद कुछ आएगी। काशिफ, दूसरे एक्सचेंज जैसे कि कॉइन स्विच कह लें, कॉइन डीसीएक्स एंड दूसरे भी हैं, तो इन पर इस पूरे एपिसोड का क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट तो अब मुझ पे भी पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, वो इंडस्ट्री के अंदर वो शख्स सस्पिशन से देखा जाएगा कि यार ये इंडस्ट्री कैसी है। या 2 फाउंडर लड़ पड़ते हैं ट्विटर पे, और वो यार ये इंडस्ट्री के अंदर क्या है, ये लूपहोल कैसे है, ये इतना बड़ा लूपहोल कैसे था कि चाइनीज कंपनीज ने कैसे, मतलब ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, इनका पूरा इम्पैक्ट जो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो इसके अंदर करियर बना रहे हैं, कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई वेब3 का प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई वेब3 की ऐप बना रहा है, कोई L1 बना रहा है, कोई L2 बना रहा है, कोई कम्युनिकेशन लेयर बना रहा है। आपने भी देखा इस इंडस्ट्री को इतने दिन से फॉलो कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया टैलेंट है। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स है एक्सचेंज के, लेकिन इसका इफेक्ट सब पे आता है, क्योंकि बाहर जो जनता है उसको इससे मतलब नहीं है कि इसके अंदर कितने अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस हैं, क्या करियर्स हैं। उनको लगता है सब लोग यहाँ पे पैसे बनाने के लिए बैठे हैं, यहाँ कोई करियर वरियर नहीं है, अच्छा मोटा पैसा छाप रहे हैं, और बस यहाँ पे यही है, और कुछ नहीं होता है इस इंडस्ट्री में। काशिफ, मैं ईडी की प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, तो ईडी ने उसमें कहा था कि वजीरेक्स कहता है कि 2020 से पहले जिन बैंक अकाउंट्स के थ्रू फंड्स ट्रांसफर एक्सचेंज पर हुए, उनका डेटा वजीरेक्स के पास नहीं है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। सो एक क्रिप्टो एक्सचेंज के पास डेटा नहीं होना, रिकॉर्ड मेंटेन ना करना, तो ये बड़ा लूप होल है। एक एक्सचेंज ऐसा कैसे कर सकता है? इंडस्ट्री के लिए कितना खतरनाक है, गवर्नमेंट इसको कैसे ले सकती है? गवर्नमेंट को 2016 से ही कुछ ना कुछ रेगुलेशन लेके आनी चाहिए, खासकर लाइसेंसिंग को लेके, केवाईसी कहाँ रखनी है, कितने साल का डेटा रखना है, कंप्लायंस मैनेजर होना चाहिए, और किस किस तरीके के कंप्लायंस जरूरी है, सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, इन केस ऑफ डाइल्यूशन अगर आप एक्सचेंज बंद होती है तो क्या इश्यूज हैं, सब कैसे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो अब आइडियली तो एक्सचेंज के पास डेटा डे 1 से सारा ही होना चाहिए, और इसको रखने की कॉस्ट होती है, ऑब्वियसली सर्वर्स भी चाहिए होते हैं, डेटा स्टोरेज, इसी के लिए तो। लेकिन आप धंधे में हो, आप ये एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते मैं इतना पुराना वो नहीं है। देखिए, बैंक चार्टर ऑलरेडी इंडिया के अंदर है, जो बैंकों के ऊपर कानून है, राइट, बैंकिंग चार्टर एक पूरा बना हुआ है, उसके अंदर पूरा कानून ऑलरेडी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड और टैक्स इवेजन, इन तीनों से रिलेटेड जो कदम उठाने चाहिए बैंक को, वो एक बैंकिंग चार्टर में लिखे हुए। अगर आप पूरा का पूरा बैंकिंग चार्टर कॉपी करके अपने यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो आप सेफ साइड पे हो जाओगे, और उसके अंदर क्लियर है कि आपको डेटा रखना है, ठीक है। अब डेटा अगर आप ये कहो कि 2020 मतलब 2 साल पुराना डेटा नहीं है हमारे पास, आज हम 2022 में हैं और 2020 से पुराना डेटा नहीं है, तो आप ट्रबल में हो। 2019 में तो आप आए थे, तो ऐसे तो अभी 3 साल पुराना डेटा तो आपसे कोई भी मांग सकता है, इनकम टैक्स मांग सकता है। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब
वो टेम्पररी उनके पास नहीं है या परमानेंट नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि परमानेंट ना हो। आई रियली डाउट कि एक्सचेंज का काम ही डेटा रखना है। डेटा कोई भी मांग सकता है और कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मांग सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे डेटा को लेके कोई ऐसी छेड़छाड़ हुई होगी। लास्ट में काशिफ, आप व्यूअर्स को क्या एडवाइस देंगे? मतलब आपको लोग काफ़ी सुनते हैं, आप लोगों को इंडस्ट्री पर एजुकेट करते हैं, तो इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद आप व्यूअर्स को क्या कहेंगे, क्या राय देंगे कि मार्केट को कैसे अप्रोच करें? क्या प्रिकॉशंस यहाँ पर ली जाएं? क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इस पूरे एपिसोड से क्या सबक लें? प्रिकॉशन उनको ये लेना चाहिए कि जैसे एक्सचेंज के ऊपर आप बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहें। अपना एक्सचेंज के ऊपर आप हम सब ने देख लिया, लेकिन सेल्फ कस्टडी भी बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ कि एक्सचेंज की वल्नरेबिलिटीज हैं, तो वहाँ पे कम से कम आप कस्टमर केयर है, किसी को फ़ोन कर सकते हो। सेल्फ कस्टडी में रखना बहुत डिफिकल्ट होता है अनटिल अनलेस आपको उसके स्टेप्स ना पता है, क्योंकि सेल्फ कस्टडी में एक बार ही क्रिप्टो गया तो गया, वहाँ कोई कॉल सेंटर नहीं होता, ठीक है। तो कैश 22 सिचुएशन है, तो मेरा यही मानना है कि एक तो इंडियन एक्सचेंजेस पे ही रखें, ठीक है। और जब भी ऐसी कोई डेवलपमेंट हो रही हो तो मेजर पैसा जो है वो कैश में ना रखें, मतलब उसको कैश में कन्वर्ट कर लें। कि आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं हो रही है एक्सचेंज से, आपको कुछ सस्पिशन फील हो रहा है, कुछ ऑलरेडी न्यूज़ के अंदर कुछ आ रहा है, तो दैट इज़ द राइट वे। सेल्फ कस्टडी तो रिकमेंडेड होता है, लेकिन मैं वही कहूँगा कि एडवांस यूजर्स के लिए होता है जो उसको रख सकते हैं और जिसको आप सेफ तरीके से रख सकते हैं। लेकिन देखिए, जब बुरा वक्त आता है ना, तो कह के तो आता नहीं है। अब ये पता ही नहीं था किसी को, एक आदमी को भनक नहीं थी कि ऐसा बनांस और वजीरेक्स में कुछ हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं। मतलब ये बैंक्स के अंदर भी आता है ऐसा वक्त। हमने बैंक्स को भी रातों रात, आज था कल नहीं है, बैंक के एटीएम की लाइनें लग जाती हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस का तो यही प्रॉब्लम है। जो सेंट्रल एंटिटीज का मतलब क्या होता है, यही होता है कि रातों रात कुछ भी सिचुएशन बिगड़ जाती है और फिर यूजर जो इधर से उधर एक दरवाजे दूसरे दरवाजे भटकता रहता है। तो यही है यार। मैं यही कहूँगा कि क्रिप्टो के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, एक SIP की तरह चलें और धीरे धीरे चलें, और क्रिप्टो में सेफ तरीके से क्रिप्टो को रखने के तरीकों को एक्सप्लोर करें। सो द थिंग इज कि इवन दो ये बड़ा शॉक है इंडस्ट्री के लिए, बट ऐसी कंट्रोवर्सी की वजह से कोई एक्सचेंज पूरी तरह बंद हो जाए ऐसा जनरली होता नहीं है। वजीरेक्स एंड बाइनेंस का भी यही कहना है, आपने CZ का ट्वीट भी देखा होगा कि वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से यूजर्स को नुकसान हो। बट अगैन इंडस्ट्री नई है, आप जानते हैं, रेगुलेशंस भी यहाँ पर नहीं है। सो आप यहाँ पर उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितने पर आप रिस्क ले सकते हो। एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री की जो नॉलेज है वो आपको जरूर होनी चाहिए, वो हासिल करें कि हाउ थिंग्स वर्क है। आई वुड से कि शुक्रिया काशिफ भाई, आप हमारे साथ जुड़े एंड इस रीसेंट कंट्रोवर्सी पर लोग आपने एजुकेट किया। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, होप कि कुछ अच्छी खबर के साथ जुड़े नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट।